Hello everyone, my name is Minnie Sethi. I hope you all are staying healthy. Today we are going to talk about Trade Union Act 1926. इस एक्ट को क्यों बनाया गया? इस एक्ट को बनाने का मेन मोटिव क्या है? जो लेबर्स हैं उन्हें इस बात का राइट दिया जाए कि वो अपनी यूनियन बना सके, प्लस उस यूनियन का रजिस्ट्रेशन भी करवा सके। सेक्शन वन टॉक्स अबाउट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमर्समेंट। इस एक्ट का नाम ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 है, पूरे इंडिया पे अप्लाई होता है और ये 1 जून 1927 को फोर्स में आया था। सेक्शन 2 टॉक्स अबाउट डेफिनेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव, ट्रेड डिस्प्यूट एंड वर्कमैन। एग्जीक्यूटिव मीन्स वो मेन मेंबर जो ट्रेड यूनियन का सारा काम संभालता है और मैनेजमेंट देखता है। ट्रेड डिस्प्यूट मीन्स कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर। वर्कमैन मीन्स जो भी वहां पे काम कर रहे हैं लोग। सेक्शन 3 इंक्लूड अपॉइंटमेंट ऑफ रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार क्या होता है? इसे गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, जो सारा रजिस्ट्रेशन का काम देखता है ट्रेड यूनियन का। जरूरत पड़ने पर गवर्नमेंट एक्स्ट्रा रजिस्ट्रार भी अपॉइंट कर सकती है। सेक्शन 4 टॉक्स अबाउट मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन। अगर आप ट्रेड यूनियन के रजिस्ट्रेशन के अप्लाई कर रहे हो तो कम से कम उसके लिए 7 मेंबर तो होने ही चाहिए जो अपने साइन करेंगे वहां पे। सेक्शन 5 टॉक्स अबाउट एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन। जब आप रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन दे रहे हो तो आपको अपने एड्रेस की पूरी डिटेल देनी पड़ेगी। आपकी यूनियन किस रूल्स पे चलेगी उसकी भी आपको एक कॉपी देनी पड़ेगी। प्लस आपकी यूनियन पहले से चल रही है लेकिन आप रजिस्ट्रेशन के लिए अभी अप्लाई कर रहे हो तो आपको अपनी यूनियन की पूरी एसेट और लायबिलिटीज के बारे में भी इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। सेक्शन 6, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 6, अगर यूनियन को अपना रजिस्ट्रेशन कराना है तो उन्हें अपनी रूल बुक में ये मेंशन करना पड़ेगा कि उनकी यूनियन का नेम क्या है, उनकी यूनियन का ऑब्जेक्टिव क्या है, किस गोल पे, किस ऑब्जेक्टिव पे वो काम करेंगे, मेंबरशिप फी क्या है, अगर वो किसी ऑफिसर को अपॉइंट करते हैं या हटाते हैं उसके नियम क्या है, अगर यूनियन कभी बंद होती है तो उसके नियम क्या हैं, ये सब आपको मेंशन करना पड़ेगा। सेक्शन 7, अगर रजिस्ट्रार को ये लगता है कि आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट नहीं है तो वो आपसे और डॉक्यूमेंट्स की डिमांड कर सकता है। अगर आपकी यूनियन का नाम किसी और यूनियन नाम से मिलता जुलता है तो आपको वो ये भी बोल सकता है कि अपनी यूनियन के नाम को चेंज करो। सेक्शन 8, अगर सब कुछ सही है तो ऑब्वियसली वो आपका रजिस्ट्रेशन कर देगा। सेक्शन 9, रजिस्ट्रेशन करने के लिए मींस रजिस्ट्रेशन करने के बाद वो आपको एक सर्टिफिकेट देगा जो कि वो होगा बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ योर यूनियन। मींस एक प्रूव है कि आपकी यूनियन का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, अगर आप फ्रॉड करते हो या आपकी रूल बुक में जो रूल्स मेंशन है उसके अकॉर्डिंग काम नहीं करते हो, अपने फंड का प्रॉपर यूज नहीं करते हो तो रजिस्ट्रार आपके रजिस्ट्रेशन को कैंसिल भी कर सकता है। सेक्शन 11, अगर रजिस्ट्रार आपके रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर देता है, रद्द कर देता है तो आपको हार नहीं माननी, आप उसके डिसीजन के अगेंस्ट अपील कर सकते हो कोर्ट में। सेक्शन 12, यूनियन का प्रॉपर ऑफिशियल एड्रेस होना चाहिए ताकि आप लेटर्स, नोटिस, जो गवर्नमेंट भी कई बार नोटिस भेजती है उसे प्रॉपर वे में रिसीव कर सको। सेक्शन 13, अब रजिस्ट्रेशन के बाद ट्रेड यूनियन एक लीगल पर्सन बन जाती है। दैट मीन्स वो अपने नाम से प्रॉपर्टी खरीद भी सकती है और अपने नाम से प्रॉपर्टी को बेच भी सकती है। वो अपने नाम से किसी पे केस भी कर सकती है और कोई दूसरा बंदा भी उन पे केस कर सकता है। सेक्शन 14, जो भी लॉज कोऑपरेटिव सोसाइटीज और कंपनीज पे अप्लाई होते हैं वो ट्रेड यूनियन पे अप्लाई नहीं होंगे जिसका रजिस्ट्रेशन हुआ है। ट्रेड यूनियन अपने 1926 एक्ट के अकॉर्डिंग ही चलेगी। सेक्शन 15, जो भी फंड है ट्रेड यूनियन का उसका कैसे यूज किया जाए, उसका यूज जो ऑफिसर है उनकी सैलरी के लिए किया जाता है, जो लीगल कोर्ट में खर्चा आता है उसके लिए किया जाता है, या लेबर डिस्प्यूट को रिजोल्व कराने में जो खर्चा आता है वहां पे इस फंड का यूज होता है। सेक्शन 16, अगर ट्रेड यूनियन किसी पॉलिटिकल पार्टी की हेल्प करना चाहती है, चुनाव लड़ना चाहती है तो उसके लिए एक सेपरेट फंड इकट्ठा कर सकती है और अपने मेंबर्स को बोल सकती है कि इस फंड में कंट्रीब्यूट करे, लेकिन उनका कंट्रीब्यूशन वॉलंटरी है, उनको फोर्स नहीं कर सकती और उनको निकाल भी नहीं सकती कि तुमने फंड पे कंट्रीब्यूट नहीं किया। सेक्शन 17, वैसे तो आप किसी के अगेंस्ट कोई भी प्लान करो ये क्राइम है, आप नहीं कर सकते, लेकिन अगर कोई ट्रेड डिस्प्यूट चल रहा है उस टाइम पीरियड पे ट्रेड यूनियन क्या स्ट्राइक पे बैठ जाती है या फिर कोई प्लान बनाती है तो वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में काउंट नहीं होगा। सेक्शन 18, ड्यूरिंग इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट स्ट्राइक होती है, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट भी टूटते हैं,
इसके कारण ऑब्वियसली बिजनेस ओनर को बहुत लॉस होता है, लेकिन उस लॉस की भरपाई करने के लिए बिजनेस ओनर को कोई भी ऐसा राइट नहीं है कि वो यूनियन पे केस कर दे, ये वैलिड नहीं माना जाएगा। उसके बाद सेक्शन 19, वैसे तो आप बिजनेस के फ्लो को नहीं रोक सकते, बिजनेस के वे में कोई भी ऑब्स्टिकल क्रिएट नहीं कर सकते, ये लीगल नहीं है, ये वैलिड नहीं है। लेकिन अगर आप प्रोटेक्ट कर रहे हो अपने आप को, लेबर अपने आप को थ्रू स्ट्राइक प्रोटेक्ट करना चाह रही है, तो ऑब्वियसली उस टाइम पीरियड पे बिजनेस तो रुकेगा, बिजनेस ओनर को तो लॉस होगा ही, लेकिन इसे उस टाइम पे वैलिड माना जाएगा। सेक्शन 20, कोई भी ट्रेड यूनियन का मेंबर जो अकाउंट बुक है ट्रेड यूनियन की, उससे देख सकता है क्या कितना फंड है, वो सब देख सकता है। सेक्शन 21, कोई भी पर्सन 15 साल से जो बड़ा है वो ट्रेड यूनियन का मेंबर बन सकता है, लेकिन फॉर ऑफिस बेयरर आपको 18 साल का होना पड़ेगा। ऑफिसर बेयरर मींस जो ट्रेड यूनियन को लीड करेगा। सेक्शन 21A, कोई भी ऐसा पर्सन ट्रेड यूनियन को लीड नहीं कर सकता जिसे कोर्ट ने अनसाउंड माइंड डिक्लेयर कर दिया गया हो, या फिर जिसने कोई क्राइम किया हो, चोरी, धोखाधड़ी, इवन अपनी सजा काटने के 5 साल के बाद भी वो ट्रेड यूनियन को लीड नहीं कर सकता। सेक्शन 22, जो ऑफिस बेयरर्स हैं मींस जो ट्रेड यूनियन को लीड करने वाले हैं, उसमें 50% वो लोग होने चाहिए जो एक्चुअल में उस इंडस्ट्री या कंपनी में काम कर रहे हैं, नहीं तो क्या होगा, बाहर के लोग आके ट्रेड यूनियन को लीड करने लग जाएंगे। सेक्शन 23, अगर आप यूनियन का नाम चेंज करना चाहते हो तो कर सकते हो, अगर आपके 2/3 मेंबर एग्रीएंट हो। सेक्शन 24, जब 2 या 2 से ज्यादा यूनियन मर्ज होती हैं तो उसे बोलते हैं अमालगमेशन। अमालगमेशन के लिए जो 50% मेंबर है वो इन्वॉल्व होने चाहिए, उसमें 60% जो मेंबर है वो एग्री होने चाहिए मर्ज होने के लिए। सेक्शन 25, अगर आप यूनियन का नेम चेंज करते हो या किसी यूनियन के साथ मर्ज होते हो तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको रजिस्ट्रार को देनी है। सेक्शन 26, अगर आपकी यूनियन का नाम चेंज होता है या आप किसी यूनियन के साथ मर्ज होते हो, उससे आपकी राइट्स या लाइबिलिटीज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपने किसी का पैसा देना है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप पे कोई कोर्ट केस चल रहा है उस पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये सारी चीजें एज इट इज ही रहेगी। सेक्शन 27, अगर आप अपनी ट्रेड यूनियन को बंद करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, इसके लिए 7 मेंबर्स के साइन होने जरूरी हैं, प्लस इसका नोटिस आपको रजिस्ट्रार को भेजना पड़ेगा बंद होने के 14 दिन के अंदर अंदर। सेक्शन 28, और यूनियन को अपनी इनकम की, एक्सपेंडिचर की इंफॉर्मेशन हर साल गवर्नमेंट को देनी है। दैट मीन्स उनको रजिस्ट्रार को हर साल एक एनुअल रिटर्न भेजना है जिसमें इंफॉर्मेशन होगी उनकी एक्सपेंडिचर और इनकम के बारे में, और इसकी ऑडिट होनी जरूरी है, मीन्स कोई एक्सपर्ट से इसका वेरिफिकेशन की जांच होना जरूरी है। प्लस जो ऑफिस बेयरर्स हैं उसमें आपने जो भी चेंजेस लाए हैं ये इंफॉर्मेशन भी आपको रजिस्ट्रार को देनी है हर साल। सेक्शन 29, गवर्नमेंट को पूरा हक है, वो ट्रेड यूनियन को लेके नए रूल्स बना सकती है, पहले वालों में चेंजेस ला सकती है, गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन की फी बढ़ा सकती है, ऑडिट को लेके चेंजेस ला सकती है। सेक्शन 30, गवर्नमेंट ने जो भी नए रूल्स बनाए हैं उसे ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश करेगी ताकि जनता उसे जान सके। सेक्शन 31, सेक्शन 28 में हमने बात की थी ट्रेड यूनियन को एनुअल रिपोर्ट रजिस्ट्रार को भेजनी है, अगर वो नहीं भेजेगी फाइन लगेगा, जितनी देरी करेगी फाइन उतना बढ़ता जाएगा। सेक्शन 32, अगर ट्रेड यूनियन अपनी रूल बुक में कोई गलत इंफॉर्मेशन देती है तो उसको पनिशमेंट मिलेगी, इसका हर्जाना उसे भरना पड़ेगा। सेक्शन 33, ट्रेड यूनियन से रिलेटेड केसेस उनकी सुनवाई कौन करेगा? ओनली प्रेसिडेंसी मैजिस्ट्रेट और फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट, नोट बिलो देन इट। So this is all about today's video. I think you got it and thank you so much for watching this video. Bye, take care.